अब लिखना स्टार्ट करो थर्मोडायनामिक्स। बस अब लिखो। तो थर्मोडायनामिक्स में लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफ्स देखे थे। ग्राफ्स के बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब वो हो गया है, बट अभी हाँ पता है उसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अलग है रिवर्सिबल एंड बातें मत करो इरिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट बेंच कृषा कृति कृषा 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 है ना? हाँ अच्छा, हाँ वो बिंदु कृषा है। बैग बीच में रख। अरे यार मैं मलाड चुप है नहीं। लास्ट लेक्चर अभी कल ही था ना? हाँ, मलाड में कृषि करके लड़की है, मैं बार बार उसको कृषा 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 कर रहा हूँ। मैं लाइक वो बोल रही सर नहीं मेरा नाम उसका तो मैंने कभी नाम अच्छे से लिया ही नहीं है मतलब, बट ये कृषा है। हाँ ओके अभी समझा। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हम लोग डायरेक्ट डिस्टिंग्विश काइंड ऑफ करने वाले अभी। ठीक है, ध्यान देंगे। पहले समझते हैं रिवर्सिबल मतलब द प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज। समझ में आ रहा है? अलोंग द सेम पाथ। एंड इरिवर्सिबल मतलब द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, इसमें लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1 रिवर्सिबल में लिखो। पॉइंट नंबर 1 द प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड, the process which can be reversed, the process which can be reversed along the same path, along the same path, the process which can be reversed along the same path is called as reversible process, is called as reversible process. ठीक है? नहीं। And point number 2 the process which cannot be reversed। पॉइंट नंबर 2 मतलब इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल में द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ, व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, डायग्राम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक गैस है। समझ में आ रहा है? एंड इस कंटेनर के ऊपर मैंने ऐसे 1-1 किलो के ऐसे 2 सैंड बैग्स रख दिए। समझ में आया? ठीक है, एट वंस छोड़ दिए तो प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड फिर प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आ रहा है? वर्क इज डन ऑन द गैस या बाय द गैस? याद है ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, क्योंकि हम लोगों ने अंदर रखा तो वो अभी नीचे दबेगी, तो वर्क इज डन ऑन द गैस। एंड अब मुझे बताओ गैस के पास टाइम भी है क्या कि इस प्रेशर को मतलब ऐसे अपोज करे या फिर कुछ नहीं? एट वंस वो क्या हो जाएगी? फटाक से नीचे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो ये जैसे ही हम लोगों ने सैंड बैग्स रखी एट वंस ये गैसेस ऐसे कंप्रेस्ड हो गई। इसमें कोई डाउट? ओके, तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। ये क्या है? इरिवर्सिबल। इसमें मतलब क्या वो गैस वापस ऊपर उठा लेगी क्या? गैस उठा लेगी क्या? गैस नहीं। बराबर। अब दूसरी बात, कैन बी रिवर्स्ड अलोंग दी सेम पाथ। अब ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, अब ये पाथ तुम लोग जो बोल रहे हो, चलो ये एक्चुअली लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक एड़ा बनाता हूँ लोगों को। बट अभी देखो, ध्यान दो, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, पहली बात, दिस प्रोसेस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और वेरिएबल वॉल्यूम प्रोसेस?
हाँ वेरी नाइस। नहीं नहीं, जो लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं वो सही है। ये प्रोसेस है, बैग्स रखने के पहले प्रेशर अलग था, बाद में प्रेशर अलग हुआ, वैसा नहीं। प्रोसेस क्या हो रही है, एक्सपांशन है कंप्रेशन, कंप्रेशन। थ्रू आउट कंप्रेशन प्रेशर इज कांस्टेंट और डिफरेंट। अरे एक ही टाइम पे 2 किलो रख दिया ना बे, ऐसा किया क्या कि पहले 1 किलो रखा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा किलो रखा, ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, एट वंस दोनों वजन रख दिए, बाद में हम लोग वजन बढ़ा रहे हैं क्या? तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट और वेरिएबल। मैंने क्या बड़बड़ की, समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? ओके, तो दिस प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब जैसे ही मैंने बैग्स रखी, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो लेट अस से इनिशियली इधर किधर तो प्रेशर था, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ गलत है बड़ी, ये पॉइंट गलत है। मुझे बताओ इनिशियली वॉल्यूम ज़्यादा था या कम था? ज़्यादा था, तो वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है क्या? नहीं, यहाँ पे रख दूँ, ये चलेगा? वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, ये समझ में आ रहा है? इस तरफ वॉल्यूम बढ़ता है एंड प्रेशर बहुत कम। अब फिर मैंने एट वंस 2 किलो रख दिया, तो प्रेशर एक साथ बहुत बढ़ गया ना भाई, प्रेशर बढ़ गया, बट वॉल्यूम फटाक से कम हो रहा है क्या तब तक? नहीं, हम लोगों ने जस्ट सैंडबैग्स छोड़ी, प्रेशर एट वंस बढ़ा। समझ में आ रहा है? तो एट वंस यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, ये समझे? ये एरो की पोजीशन कहाँ पे जाएगी, ऊपर या नीचे? ऊपर। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे ग्राफ किए, यही सब इसके लिए किए। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया इसलिए। अब फिर बाद में जैसे ही प्रेशर बढ़ा, गैस का वॉल्यूम कम होगा। कहाँ पे लेके जाओ ग्राफ? नीचे। वॉल्यूम नीचे कम होता है क्या ऐसे? हाँ, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे? ये वॉल्यूम और प्रेशर एक्सिस समझ में आ रहा है भी सबको? लास्ट टाइम 10-12 ग्राफ तो कर लिए हम लोगों ने, ठीक है? तुम नहीं थे, हाँ वही, क्या कर सकते, वो भी नहीं थी। अब यहाँ पे तो ये वॉल्यूम इधर पे ऐसे कम हो गया एट वंस। ये कुछ समझ पा रहे हो? पक्का? तो ये क्या हो गई, पाथ फॉर कंप्रेशन, ठीक है? अब दूसरी एक्सपांशन की पाथ देखते हैं, ध्यान दो। अब तुम लोग क्या बोल रहे हो, इसको रिवर्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? सैंडबैग्स को उठा सकते हैं। सैंडबैग्स को उठा लिया तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा, फटाक से बहुत ज्यादा प्रेशर कम होगा। तो एट वंस प्रेशर कम हो गया। नहीं, वॉल्यूम बढ़ने के लिए गैस धीरे धीरे एक्सपांड, मतलब धीरे धीरे मतलब थोड़ा तो टाइम लेगी ना। हम लोग सैंडबैग्स उठाते ही, हमारे उठाने के साथ साथ वो पिस्टन ऊपर आने वाले हैं क्या? नहीं, हम लोगों ने ऐसे ऑल ऑफ एट वंस ऐसे उठा लिया। समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ अ सडन, एंड फिर बाद में वो गैस एक्सपांड हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सैंडबैग्स उठाई तो प्रेशर एट वंस कम हुआ। प्रेशर कम हो रहा है मतलब एरो, समझ में आ रहा है? प्रेशर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो अभी प्रेशर कम हुआ मतलब नीचे आएगा, एंड फिर बाद में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम एट वंस ओरिजिनल पोजीशन पे ऐसे बढ़ते बढ़ते गया। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो मुझे बताओ, ये रेड पाथ और ग्रीन पाथ दोनों कोइंसाइड हो रही है क्या? ऐसा रहता तो कोइंसाइड बोलते हैं, मतलब नहीं पता होगा तो हाँ, तो हो रही है क्या? नहीं, मतलब सेम पाथ के अलॉन्ग नहीं जा रहे हैं ना ये सेम पाथ है या डिफरेंट पाथ है? डिफरेंट पाथ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ओके, तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, बिकॉज इट कैनॉट क्या बोलते हैं, ट्रैवल अलॉन्ग द सेम पाथ, ठीक है? अब उसी बदले अगर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरे रिवर्सिबल प्रोसेस की, अब ध्यान दो। अब मैंने तुम में से किसी को एक काम दिया, मैंने बोला वो बोरिया जो है ना सैंडबैग्स, वो ओपन कर, मतलब ओपन सैंडबैग्स ओपन करो, ठीक है? एंड ये सेम गैस पहले वाली इसके ऊपर ऐसे पहले एक सैंड का ग्रेन रखने का, फिर थोड़ी देर के बाद और एक सैंड का ग्रेन रखने का, फिर थोड़ी देर के बाद और एक सैंड का ग्रेन रखने का, ऐसे करते करते तुम लोगों को पूरे 2 किलो रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है? अब पहली बात मुझे बताओ, किसमें ज़्यादा वर्क होगा भाई, पहले वाले में या दूसरे वाले में? तुम लोगों को किसमें ज़्यादा दिक्कत होगी? काम कितने के एक एक ऐसे सैंड का ग्रेन रखना है अभी अपने को 2 किलो। समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब जिंदगी निकलने जाने वाला काम। अब इसमें तुम लोगों ने क्या कि एक सैंड ग्रेन रखा तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा वर्क डन होगा या बहुत कम वर्क डन होगा? बहुत कम वर्क डन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? एक ग्रेन की वजह से, एक ग्रेन रखते वक्त, ठीक है? एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या बहुत कम बढ़ेगा? कम बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बहुत कम बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पी या डीपी? डीपी, डी, अरे डी डी डी
याद है? रिवाइज करके आने का है। डेल्टा बड़े चेंज के लिए, डी स्मॉल चेंज के लिए। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर बहुत कम चेंज होगा तो हम लोग अभी इसको क्या बोलेंगे? डीपी। ठीक है। एंड इसकी वजह से हाँ मुझे बताओ, ये एक साइड के ग्रेन की वजह से वो गैस को कुछ फर्क भी पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे वर्क डन बहुत ज्यादा है, बहुत कम, बहुत कम, उसको क्या बोलेंगे? डी डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? स्मॉल चेंज इन वर्क डन। ठीक है। एंड इसकी वजह से तो वॉल्यूम चेंज आएगा, ध्यान दो ना, मतलब ऐसे कुछ तो अलग। और अभी लास्ट वार्निंग है, नहीं तो उधर ही तुझे भेज दूंगा सीधा बैठ। अब तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज आएगा वो बहुत बड़ा आएगा या बहुत कम आएगा? बहुत कम। तो उस वॉल्यूम चेंज को क्या बोलने का? डीवी। समझ में आ रहा है? चेंज इन प्रेशर इज डीपी, चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी एंड चेंज इन वर्क डन इज डी डब्ल्यू, क्योंकि एक छोटा सा सैंड का ग्रेन है ना भाई। ठीक है। अब ऐसे करते करते तुम लोग एक एक ग्रेन रखते गए, समझ में आ रहा है? वो पिस्टन ना के बराबर हिला है। ठीक है। एंड यहाँ पे ये गैस अभी इसको अपोज भी कर सकती है कि नहीं कर सकती है? आराम से कर सकती है ना, मतलब उसको बैलेंस आउट कर सकती है। ठीक है। अब और एक सैंड का ग्रेन रखा है, ऐसे बहुत सारे एक एक करके तुम लोग सैंड के ग्रेन्स रखते गए, धीरे धीरे सारे वर्क डन क्या होते गए? डी डब्ल्यू एड अप होते गए। ठीक है। एंड फिर बाद में फाइनली तुम लोगों का फाइनल 2 किलो का वजन यहाँ पे तुम लोगों ने रख दिया। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे ऐसे सैंड, यहाँ पे ऐसे सैंड, समझ में आ रहा है? एक एक ग्रेन्स रख दिए। ठीक है। पहली बात, ज्यादा वर्क डन कहाँ पे हो रहा है? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में ना, एक एक ग्रेन रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो मतलब आराम से फटाक से हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरी बात, विच प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप इन प्रोसेस? मतलब कौन इक्विलिब्रिएट हो पा रहा है, मतलब कौन बैलेंस आउट कर पा रहा है जो भी मतलब प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है? रिवर्सिबल ना, यहाँ पे एक ग्रेन रखूंगा तो गैस उसको आराम से थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का तो बैलेंस कर ही लेगी, उसमें उतना कुछ फोर्स लगने वाला है क्या? नहीं। यहाँ पे तुम लोग इसमें एक की जो रखोगे तो इसको ऐसे बैलेंस कर पाएगी क्या? उठा पाएगी क्या? नहीं, इसलिए फटाक से दब जाती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके। विच प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट? अच्छे से सुनो, ध्यान दो। अब सुनो सुनो सुनो, नहीं तुम्हारे हिसाब से मत सुनो, रुको रुको, लेटेस्ट से तुम लोग देखो, तुम लोगों ने कोई मशीन खरीदी, ठीक है? तुम लोगों ने मशीन खरीदी तो वो मशीन मैक्सिमम वर्क करना चाहिए या मिनिमम वर्क करना चाहिए? मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम वर्क करना चाहिए ना। हाँ, मशीन शुड डू मैक्सिमम वर्क। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे लेटेस्ट से कि तुम लोग ऐसे मतलब गुलाम हो, गुलाम ऐसे, हाँ, स्लेव, हाँ, ठीक है। एंड अगर मुझे उसको दिक्कत देनी है तो किसमें ज्यादा दिक्कत होगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में ना? मतलब मशीन के बदले ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिजिकल वर्क देख रहे थे ना, तो तुम लोगों से अगर मुझे ज्यादा वर्क डन निकालना है तो मैं कौन सा काम दूंगा तुम लोगों को? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल दूंगा। समझ में आ रहा है भाई? बिकॉज इट हैज मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है। विच प्रोसेस हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी? ध्यान से सुनो, तुम लोगों की मशीन, मतलब लेट्स से कि तुम लोगों ने एक गाड़ी ली, ठीक है, और तुम लोगों के गाड़ी के पेपर के ऊपर लिखा है कि ये 100 किलोमीटर भाग सकती है, ठीक है? तो वो 100 किलोमीटर भागनी चाहिए या कम, मतलब 10 किलोमीटर की स्पीड से भागनी चाहिए? 100 किलोमीटर भागनी चाहिए, तब ज्यादा मतलब मैक्सिमम वर्क करनी चाहिए ना, वो स्पीड में भागनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जितना मैक्सिमम वर्क डन होगा उतनी प्रोसेस एफिशिएंट रहती है या लेस एफिशिएंट रहती है? एफिशिएंट रहती है। समझ में आ रहा है? मतलब या फिर तुम लोगों ने एक नया लैपटॉप लिया तो लैपटॉप ऐसे एकदम फास्ट चलना चाहिए ना, एकदम मस्त वाला। समझ में आ रहा है? ऐसे स्लो चलेगा मजा आएगी क्या? नहीं, उसमें वर्क डन बहुत फास्ट होनी चाहिए, एक साथ मतलब 10 टैब्स ओपन करो, कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं। तो वर्क डन अगर ज्यादा रहेगा तो एफिशिएंसी भी ज्यादा रहेगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? विच प्रोसेस इज एट वेरिएबल प्रेशर? वेरिएबल प्रेशर, हाँ, रिवर्सिबल। देखो भाई, रिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तुम लोग हर टाइम पे एक एक ग्रेन ऐड करते जाओगे, उस ग्रेन का प्रेशर बहुत कम रहता है, बट फिर भी वो बढ़ते जाएगा ना धीरे धीरे करके। तो किसमें प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है? रिवर्सिबल में। किसमें प्रेशर कांस्टेंट है ना? यहाँ पे एक बार तुम लोगों ने 2 किलो के ऐसे सैंड बैग्स रख दिए तो वो 2 किलो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद वो चेंज हो रहा है क्या? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। एंड यहाँ पे इसका ग्राफ ध्यान दो। पहले वॉल्यूम बहुत फर्स्ट ज्यादा था एंड प्रेशर बहुत कम था, बराबर। अब तो ये पॉइंट यहाँ पे अपना हमेशा वाला पहले जैसा इधर पे, ठीक है। फिर बाद में मैं होता है फिर बाद में मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया कम किया, प्रेशर बढ़ाया, बहुत माइन्यूट चेंज किया, ठीक है। तो ये ऐसे
थोड़ा सा बढ़ाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी बहुत थोड़ा सा कम होगा, मतलब ऐसे पीछे आएगा, समझ में आ रहा है। फिर वापस मैंने वॉल्यूम प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया, वापस पीछे आया, वापस बढ़ाया, पीछे आया, पीछे आया, ऐसे करते जा रहे हैं। ये इतना छोटा हो रहा है, समझ में आ रहा है ऐसे, ये बहुत छोटू सा है ऐसे, देखो समझ पा रहे हो। हाँ, ये एकदम छोटे छोटे चेंजेस है, मतलब देखो तुम लोग ऐसे स्टेयर कैसे से बड़ी बनाओगे तो ऐसे दिखेगी, एकदम छोटी बनाने जाओगे ऐसे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है। वो मेरी भावनाएं पहुंच पर तुम लोग तक कैसे पक्का ऐसे ना एकदम से छोटी सी अगर स्टेयरकेस बनाते गए तो वो ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्चुअली फाइनली दिखता है ऐसा कुछ, क्योंकि एक एक ग्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है ना भाई, एक एक ग्रेन मतलब ऐसे एकदम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा और एकदम थोड़ा सा पीछे है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लास्ट टाइम पढ़ाया था ना वो पीवी ग्राफ, वो वाला। ये समझ में आ रहा है कुछ, इसमें कोई दिक्कत? अब तो हाँ, ये पीवी ग्राफ है बाय द वे, मैं इधर एक्सेस लिखना भूल गया, पीवी ग्राफ, ठीक है। एंड ग्राफ कैसे जा रहा है? हाँ, मतलब ऊपर या नीचे जा रहा है, हाँ अपवर्ड्स जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, अब उल्टा अगर मैं जाने की कोशिश करूँ, उल्टा जाते वक्त मैं एक ग्रेन उठाऊंगा तो वापस वैसे एकदम थोड़ा सा कम होगा, नीचे आएगा, वापस थोड़ा सा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा है ना? तो अभी एक एक ग्रेन की वजह से वो वापस सेम पाथ ट्रेवल करते जाएगा, फॉलोड। तो इट कैन बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड अलोंग द सेम पाथ। अंतर समझ में आ रहा है दोनों के बीच का? पक्का? तो लिख दो। हाँ, तो बाद में कैसे करोगे तुम लोग ये क्या पढ़ाया था? हाँ, अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट नहीं चलता है। हाँ, बाद में जिन लोगों का हो गया उनसे लिख लेता, वेरिएबल प्रेशर एंड यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लिखना स्टार्ट करो भाई, जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ड्राइविंग फोर्स, प्रोसेस को ड्राइव करने वाला फोर्स यहाँ पे क्या है बे? यहाँ पे इस प्रोसेस को ड्राइव करने वाला फोर्स क्या है? हाँ, सैंड ग्रेन है, बराबर, ठीक है। एंड अपोजिंग फोर्स क्या है? हाँ, अंदर की गैस का प्रेशर, ठीक है। एंड अपोजिंग फोर्स, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है या बहुत एकदम माइन्यूट फर्क है? माइन्यूट फर्क है, दिख रहा है वो सैंड ग्रेन एंड अपना वो जो फोर्स ऑफ गैस, उनमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स is infinitesimally greater than, क्या कर रहा हूँ मैं? रुको, ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइट, अरे हाँ, ओके, ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटिसिमली ग्रेटर, हाँ लिखते, हाँ यस, ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटिसिमली ग्रेटर, रुको मैं, देन अपोजिंग फोर्स, लिखो, कंफ्यूज हो गया, हाँ। ये देखो भाई, इनफाइनाइटली ग्रेटर मतलब बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइटिसिमली ग्रेटर मतलब बहुत कम अमाउंट से, समझ में आ रहा है? ये क्या वही लिखना है पूरा? हाँ, वो कुछ नहीं है, हाँ वो इरेज कर दिया मैंने। अब तो ये लिखो ना, जो दिख रहा है ना वो कैप कॉपी करो बस, ओके। अब तो लिखो यहाँ पे FD, लिखो भाई, FD मतलब ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू, बोला ना इनफाइनाइटली मतलब वाई वेरी लार्ज अमाउंट, हाँ क्या? इनफाइनाइटिसिमली ऐसा वर्ड है, मैंने बनाया नहीं है, हाँ है, ऐसा शब्द है, रहता है, ओके। तो अब लिखो मैं, अब तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स प्लस सम स्मॉल फोर्स, ये समझ में आ रहा है? ठीक है,
अपोजिंग फोर्स के कंपैरिजन में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा का फोर्स। अब ध्यान दो वापस एक बार, ये समझो बे, पहले सैंड ग्रेन रखने से पहले, सुनो पहले एक्सप्लेनेशन समझो। सैंड ग्रेन रखने से पहले एक फोर्स एक्ट कर रहा था जो कि अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रुको ना बे, तुम लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो सैंड ग्रेन रखने से पहले यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स था जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गैस का प्रेशर दोनों क्या थे, सेम थे। समझ में आ रहा है? अब उसमें मैंने और एक कैरेट रख दिया, एक सैंड ग्रेन रख दिया, तो एक छोटे से अमाउंट का प्रेशर मैंने और एक एक्स्ट्रा का अप्लाई किया है। वो प्रेशर हम लोगों ने किससे दिखाया हुआ है यहाँ पे, डीएफ से। समझ में आ रहा है? ये डीएफ बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? ना, तो दिस इज वेरी स्मॉल। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ 10 प्लस 0.00001 अप्रोक्सीमेटली क्या लिखोगे तुम लोग? 10 ही लिखोगे, बराबर। तो इस वेरी स्मॉल अमाउंट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एडिशन में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो। एंड दूसरे में ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर्स बाय अ फाइनाइट अमाउंट। ठीक है। थर्ड, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर्स बाय अ फाइनाइट अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स प्लस सम डी एफ। ठीक है। एफ एक्सटर्नल डायरेक्ट हमारा एफ एक्सटर्नल जो कि हमारा क्या है, सैंड बैग है। ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस? रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? बराबर, वेरी नाइस। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है। फोर, सिंगल स्टेप एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ये कितने स्टेप्स में कैरिड आउट हो रही है? मल्टीपल, मतलब इनफाइनाइट प्रोसेसेस है, यहाँ पे इनफाइनाइट स्टेप्स है, तो टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इरिवर्सिबल में क्या लिखा है फॉर्मूला? एफ एक्सटर्नल, ई एक्स एक्सटर्नल। ठीक है। अब नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज फास्ट? इररिवर्सिबल, फास्ट है, बराबर। तो फास्ट प्रोसेस है ये, फास्ट प्रोसेस, एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज प्रैक्टिकल? हाँ, इररिवर्सिबल है। 2 किलो एक साथ रखना इज प्रैक्टिकल, एक एक ग्रेन रखना मतलब वो पागलपन हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है, इट इज अ रियल प्रोसेस। रियल लाइफ में ये करना पॉसिबल है, बट इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। ये हो नहीं सकता। एक को समझ पा रहे हो ये दोनों के बीच का डिफरेंस? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाँ, इन विच प्रोसेस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप? रिवर्सिबल में, बराबर। एक ग्रेन की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको बैलेंस आउट कर लेता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप। सिस्टम is at equilibrium at every step, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सिस्टम is at equilibrium at initial and final step, ठीक है। समझ में आ रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पे ही है। जब प्रोसेस हो रही है, जब वो कंप्रेस हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कहाँ पे अप्लाई करेंगे, रिवर्सिबल में या इररिवर्सिबल में? रिवर्सिबल, जहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। समझ में आ रहा है? सिस्टम स्टेबल हो पा रहा है तब गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो कर पाएगी, गैस इक्वेशन। ठीक है। तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस PV is equal to nRT is applicable. PV is equal to nRT is applicable
एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। समझ में आ रहा है? तो आइडियल गैस लॉ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी is applicable at initial and final state. मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे हो रहा है? रिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है। एक एक ग्रेन रखने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस reversible process has maximum work done. इसे बुक्स में W max से दिखाया जाता है, ठीक है। एंड W max क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऑल DW। इंटीग्रेशन का मीनिंग लास्ट टाइम आई गेस मैंने बताया था। इंटीग्रेशन मतलब क्या रहता है? समेशन, एडिशन, ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे वर्क डन कर रहे थे DW, उन सबका एडिशन क्या हो जाएगा? अपना W max, ठीक है। एंड यहाँ पे ओके वो हाँ यहाँ पे वर्क डन कैसे होगा? एक सिंगल स्टेप में मिनिमम वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे होता है मिनिमम वर्क डन, ठीक है। विच प्रोसेस इज एफिशिएंट? हाँ, जहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज एफिशिएंट, ठीक है। तो इट हैज मैक्सिमम efficiency and it has minimum efficiency. ठीक है। नेक्स्ट दे तो बाय द वे मुझे बताओ, ये दोनों प्रोसेस में, ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना। इधर से शुरू होके इधर जा रहा है, इधर से शुरू होके इधर ही जा रहा है। तो फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट सेम है। वर्क डन सेम है क्या? नहीं। तो वर्क डन इज अ डैश प्रॉपर्टी या फिर वर्क डन इज अ डैश फंक्शन। हाँ, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ के आते ना ऐसे, मतलब आने से पहले ऐसे। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। याद है ऐसा कुछ? डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ फॉलोड। कि तुम लोग एक सिंगल स्टेप में कर रहे हो या ऐसे इनफाइनाइट स्टेप में कर रहे हो। मैंने बोला था इसका एक्सप्लेनेशन बाद में अगले लेक्चर्स में दे दूंगा, ठीक है। हीट का भी एक्सप्लेनेशन बाकी है, वो भी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? पक्का? ओके, तो लिख दो ये, हो गया होगा होपफुली। अब आगे बढ़े। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वर्क डन। वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या था? तुम लोग को यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख के दिया है? अच्छा नहीं, वो हाँ, तो तुम लोगों को नहीं लिख के दिया, ठीक है। हाँ, अब एक एक करके करेंगे। ओके, ध्यान दो। तो हेडिंग लिखेंगे वर्क डन, ठीक है। एंड W। बाय द वे यहाँ पे वर्क डन कौन सी चीज की वजह से होता है? हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त वर्क डन किस चीज की वजह से हो रहा है? फोर्स नहीं, हम लोग अभी क्या कर रहे थे? हाँ, प्रेशर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्रेशर की वजह से ना। प्रेशर अप्लाई करूंगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, या फिर प्रेशर रिलीज हो गया तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, ठीक है। ध्यान दो, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें जरा समझते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं हम लोग लिड से। तो हम लोगों ने एक ऐसे कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या है? गैस है, बराबर। इस कंटेनर के ऊपर मैंने अटैच कर दिया ये क्या है? ये क्या है? पिस्टन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड फिर बाद में इस कंटेनर के ऊपर मैंने लगाया कुछ
प्रेशर। समझ में आ रहा है? लेट अस कॉल इट पी एक्सटर्नल। तुम लोगों की बैग निकल गई वापस। नहीं उसके सीधा ऐसे मस्त कर ऐसे। अब ध्यान दो पे, तो प्रेशर लगाने से ये पिस्टन क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, बराबर। लेट अस से कि कुछ टाइम के बाद ये नीचे इधर पे आया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय? ऐसे ओसीडी है, ऐसे कम टाइप किया क्या मैंने? ऐसे कुछ एड़े लोग रहते हैं, मतलब मुझे पता है कि लाइक नहीं, दो टैप कम हो गए, अब ये नहीं करेगा तो मैं ही करती हूँ। नहीं ना, पक्का ना, ऐसे दिक्कत होती है बाद में। ओके ठीक है। तो धीरे धीरे ये पागलपन बढ़ते जाता है, ऐसे लोगों को पता नहीं रहेगा, ये आदतें मत लगाना, ठीक है? ओके ठीक है, बराबर है, ऐसे रीजन देने पड़ते हैं। अब तो ध्यान दो, समझो। अब यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पिस्टन, तो लेट अस कॉल इट एज dx, चलेगा? ठीक है। एंड लेट अस से एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज a। पिस्टन के एरिया को क्या बोल रहे हैं हम लोग? a, चलेगा? ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या है? हाँ, वॉल्यूम कंप्रेस्ड। इसको क्या बोलने का? वॉल्यूम कंप्रेस्ड। समझ में आ रहा है? तो लेट अस से दिस वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा v से। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस dx मतलब बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलने का? dv बोलने का। क्या बोलेंगे इसको? मैं क्या वर्ड कर रहा हूँ अभी तक? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ओके। अब हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन, बराबर है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? f dx, सुना है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f इनटू x। हाँ ठीक है, तुम लोगों ने अभी तक डिस्प्लेसमेंट को x से दिखाना है, कभी dx लिखा ही नहीं है। तो वेलोसिटी इज dx by dt कभी लिखा नहीं है? लिखा है ना dx by dt वेलोसिटी। हाँ तो ओके। पढ़ाई करो बे, तुम लोगों का फिजिक्स भी वीक है, मैं मुझे समझ में आ रहा है, अभी लग रहा है, ठीक है? केमिस्ट्री तो वीक है ही। क्या? केमिस्ट्री अच्छा है, हाँ दिख रहा है मुझे इधर। हाँ अच्छा, हाँ लिखो मैं। तो लेट अस से वर्क डन, देखो अगेन हम लोग क्या बोल रहे हैं? छोटा वर्क, छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो छोटा वॉल्यूम चेंज आ रहा है। ये इधर दिखने में बड़ा है क्योंकि डायग्राम तो ऐसे ही बनानी पड़ेगी ना भाई, ठीक है? तो छोटा वॉल्यूम चेंज आ रहा है, तो वर्क डन भी जो हो रहा है वो बहुत छोटा हो रहा है, dw। इधर तक फॉलो कर पा रहे हो? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट, तो dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज dx। इसमें कोई दिक्कत? बट अभी हम लोगों को फोर्स का वर्क डन नहीं पढ़ना है, मतलब मैं इधर ऐसे कुछ धक्का वक्का मार रहा हूँ क्या? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? प्रेशर। तो मुझे प्रेशर एंड वॉल्यूम का वर्क डन चाहिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का चाहिए क्या? नहीं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया। वेरी नाइस। देखो भाई, तुम लोगों ने प्रेशर का ये फॉर्मूला कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया। ये पढ़ा है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लो, ठीक है? एंड फिर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। वेरी नाइस, ठीक है? तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर फोर्स की मैं अप्लाई करूं तो dw इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब एरिया ऑफ बेस, ये बेस का एरिया है ना, ठीक है? तो बेस इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेस इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने अभी किया, एरिया इनटू हाइट, ठीक है, वो क्या बन गया? वॉल्यूम, जो कि अपना क्या है? हाँ कितना है? dv है। ये दिख रहा है क्या? इतना एरिया इतना हाइट से कम हो गया, तो ये हम लोगों ने चेंज इन वॉल्यूम बोला था, तो ये dv हो गया। तो dw का फॉर्मूला क्या बन रहा है? dw इज इक्वल टू प्रेशर इनटू dv। समझ पा रहे हो कुछ? पक्का? अब ये dw है, dw मतलब स्मॉल वर्क डन और लार्ज वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, बराबर। ऐसे में और छोटे छोटे वर्क डन करते जाऊंगा, तो फाइनल वर्क डन जो रहेगा वो क्या होगा?
बड़ा वर्क डन होगा उसको कैसे निकाले? डेल्टा लिख के, ओके नहीं डेल्टा में कन्वर्ट कैसे करें? डी को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऐड करके, जैसे इंटीग्रेशन, क्या करके? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे वर्क डन्स को अगर मुझे ऐड कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं गिरने वाला था ऐसे शौक नहीं मुझे ऐसे अचानक से गिरने के। ओके, तो अब यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे वर्क डन्स को अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डी डब्ल्यू फ्रॉम इनिशियल वर्क डन W1 टू फाइनल वर्क डन W2, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम। ये लिमिट तुम लोगों को सब कुछ पता है। ओके, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा तो अपने को क्या मिलेगा? फाइनल वर्क डन W। वही ढूंढ रहे हैं ना बे, वो W1 W2 टाइम पास है, वो थोड़ी ना कुछ अपने को, हम लोगों के इधर से आंसर आने वाला है। विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। ये समझ पा रहे हो? पक्का? तो ये लिख दो। इसे बोलते हैं एक यूनिवर्सल फॉर्मूला। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब नेक्स्ट, तो वर्क डन अंडर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क डन अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, वर्क डन अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस। ध्यान दो, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। वेरी नाइस। ठीक है, तो आइसोबैरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ध्यान दो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? इररिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल। चेक करना, मैं अभी थोड़ी देर पहले वो डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, हाँ भाई, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल। समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। अब यहाँ बाय द वे ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा की चीज़ आने वाली है जो तुम लोग लिख पाओगे, इतना कुछ टाइम नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों आ रही आएगी वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। अब देखो, तो W का फॉर्मूला क्या है? हम लोग वर्क डन सीख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? W इज इक्वल टू, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ P dV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। P क्या है? इस प्रोसेस में अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें P क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। ठीक है, पता है? अरे नहीं तो मैं बताता हूँ, देखो मैं, तो ऐसा रहता है इंटीग्रेशन ऑफ K dx। ठीक है, वेयर K इज कांस्टेंट, तो हम लोग क्या करते हैं? K इंटीग्रेशन ऑफ dx। सुना है ऐसा कुछ रूल? पक्का ना? ओके, तो यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dv लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। अब दोनों में इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या रहता है? x। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या रहेगा? v। तो ये बन जाएगा p इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v। समझ में आ रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? अपर माइनस लोअर, बराबर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? P V2 माइनस V1। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, V2 माइनस V1 को क्या लिखने का? डेल्टा V। वेरी नाइस। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर W का फॉर्मूला बन जाता है P डेल्टा V। ये समझ पा रहे हो क्या? अब एक क्वेश्चन, और तुम लोग ना मतलब ऐसे जो आराम से प्रवचन सुनते हो ना, सारा लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन व्हेन फाइव लीटर ऑफ
gas is compressed to 2.5 liters at a constant pressure of 2 atmosphere. करो जल्दी. आ गया आंसर? कितना? यूनिट बाग लीटर एटमॉस्फेयर. इसका यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर. देखो मैं तो W इज इक्वल टू, हाँ बट फिर भी भाई देखो तुम लोगों का आंसर गलत है. ठीक है. हाँ बताओ. अब देखो भाई P इंटू डेल्टा V विच इज V2 माइनस V1. P कितना है? अब चिल्लाओ मत कुछ. हाँ 2 एटमॉस्फेयर. V2 कितना है? 2.5 माइनस. तो हाँ ठीक है, मैंने बोला ना भी चिल्लाओ मत, तुम लोग फिर भी चिल्लाए. अब तो 5 माइनस 2.5 माइनस 5 समझ में आ रहा है. तो ये कितना आएगा? -2.5 माइनस 2.5 इंटू 2. ये समझ में आ रहा है? 2.5 माइनस 5 है, बड़ा नंबर माइनस कर रहा है. तो -2.5 इंटू 2 5 एंड इसका यूनिट क्या आएगा? लीटर एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो -5 इसका आंसर आना चाहिए. इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके. डिफरेंस क्या है? अब 5 और वैसे तब तो वर्क डन. बता रहा. अब सुनो पहली बात, ये अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना वो फिजिक्स का है. फिजिक्स में भी सेम चैप्टर आएगा. ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. उसमें तुम लोग फॉर्मूला यूज करोगे P डेल्टा V. समझ में आ रहा है? फिजिक्स में. अब फिजिक्स में ये फॉर्मूला करेक्ट है -5. अब क्यों? देखो इसको कंप्रेस हो गया किया है. कंप्रेस किया मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम. इसको कितने एटमॉस्फेयर पे कंप्रेस किया है? 2 एटमॉस्फेयर. लेट अस से वो प्रेशर मैंने अप्लाई किया. समझ में आ रहा है? तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? मेरी एनर्जी कम होगी. मेरी एनर्जी कम होगी और मैंने कितने एनर्जी का वर्क डन किया है? -5. मेरी एनर्जी कम हुई. मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? वापस एक बार, अगर किसी का ध्यान नहीं रहेगा ध्यान से सुनो भाई, बाद में मतलब रोते मत बैठना नहीं आता है. ठीक है. अब यहाँ पे इस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं. कंप्रेस कौन करने वाला है? मैं करने वाला हूँ. अब मैं इसको 2 एटमॉस्फेयर पे ऐसे प्रेशराइज कर दिया, मैंने दबा दिया. तो उसको प्रेशराइज करते वक्त मैंने कुछ वर्क डन किया, मेरी एनर्जी कम हुई. तो एनर्जी जो कम हुई वो कितने से कम हुई? -5 से. ये फॉलो कर पा रहे हो? बट ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ. बट यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में किसका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं? मतलब किसके बारे में ज्यादा करके सोच रहे हैं? गैस के बारे में. वेरी नाइस. गैस मतलब अपने सिस्टम के बारे में ना, वो सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स वो सब पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में. ठीक है. तो हम लोगों को गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. अब मुझे बताओ, जब मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? एंड जब मैं इसको प्रेशराइज कर रहा हूँ तो मेरी सारी एनर्जी किस में गई? गैस में गई. एंड गैस की एनर्जी बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई. तो वर्क डन शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. ये लास्ट टाइम भी लिखा के दिया हुआ है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में. ठीक है, चेक करना वर्क डन एंड हीट. तो कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव है. चेक करो भाई, तुम लोगों को बाद में ना, तुम लोग ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह बैठे रहते हो. एक बार देखो, लास्ट टाइम पढ़ाया था वर्क डन कंप्रेशन में पॉजिटिव रहता है. मिल रहा है क्या? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में दिखा. कंप्रेशन में वर्क डन इज पॉजिटिव. हीट एंड वर्क ऐसे दो लिखे थे. तो कंप्रेशन में वर्क डन क्या रहता है? पॉजिटिव. बट हम लोगों को क्या आ रहा है? नेगेटिव. कंप्रेशन ही हो रहा है ना, दिख रहा है. तो वर्क डन यहाँ पे अपने को नेगेटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज फिजिक्स का फॉर्मूला है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है वो देख रहा है. समझ पा रहे हो? अब अपने को इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. क्या करूं? और एक बाहर नेगेटिव लगा सकता हूँ. मैंने अगर बाहर ही ऐसे नेगेटिव लगा दिया तो इधर नेगेटिव आएगा. फिर माइनस ऑफ माइनस क्या बनेगा? तो केमिस्ट्री की फॉर्मूला में एक हम लोग क्या अटैच करते हैं? माइनस, ड्यू टू साइन कन्वेंशन. समझ में आ रहा है? अपने को सिस्टम के बारे में सोचना है, इसलिए हम लोग एक माइनस अटैच करते हैं. अब यहाँ पे अगर माइनस अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्मूला भी माइनस रहना चाहिए. जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा.
एंड ये ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे माइनस, समझे। अब इसके आगे इधर लिखना नेगेटिव साइन इज ड्यू टू साइन कन्वेंशन, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू साइन कन्वेंशन। ये तुम लोग बाद में तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो चाहिए तो नीचे लिख देना चेक मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो लिख के दिया था ना उसमें, वर्क डन कंप्रेशन में पॉजिटिव रहता है। हाँ, रिवाइज करके आया करो बे, अच्छा होगा। अभी तो हम लोग 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे, तब तुम लोगों का क्या रहेगा हाल भगवान जाने। तब बोलोगे काहे का रिवर्सिबल, काहे का इरिवर्सिबल। क्या शक्ल देखिए तुम्हारी। ऐसे मुझे लगता कि तुम लोग फिर भी करके आओगे। अब देखो भाई, यहाँ पे ध्यान दो, इसमें पहले तो वर्क डन का यूनिट अभी हम लोगों ने क्या यूज किया है, लीटर एटमॉस्फेयर, बराबर है। बट वर्क डन का यूनिट रहता क्या है, जूल्स। क्या रहता है, जूल्स, ठीक है। अब ध्यान दो, तो पहले तो हम लोग इसका यूनिट कन्वर्जन देखने वाले कि भाई ये लीटर एटमॉस्फेयर को अगर जूल्स में मांगा तो कैसे करने का, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन, ये इसका वर्क डन का कॉमन यूनिट है, लीटर एटमॉस्फेयर वर्क डन का कॉमन यूनिट है, बिकॉज हम लोग केमिस्ट्री में लीटर एंड एटमॉस्फेयर में डील करते हैं, ठीक है। बट फिजिक्स में तुम लोग कौन सा यूनिट सिस्टम यूज करते हो, SI। हाँ, कौन सा यूनिट सिस्टम यूज करते हो, SI, ठीक है। एंड SI यूनिट में हम लोग एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर नहीं लिखते, हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। सुना है क्या ऐसा कुछ, ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल, ठीक है। ओके, तो ध्यान दो 1 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें एटमॉस्फेयर जो है इसको हम लोग लिखने वाले हैं 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी को अगर नहीं पता होगा तो याद रखना 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने क्या क्या समझा, ठीक है। दूसरी बात, लीटर का ऐसा यूनिट में यूनिट क्या रहता है, मतलब वॉल्यूम का ऐसे यूनिट में यूनिट क्या रहता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब क्या रहता है, मीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर किसी को पता नहीं होगा तो ध्यान दो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, ये सुना होगा तो ठीक है, नहीं 1 लीटर, हाँ 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, ठीक है। एंड 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच, 1000 लीटर। तो 1 लीटर मतलब कितने मीटर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। हाँ, तो देखो भाई 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, तो 1000 को नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब इज 1 लीटर। 1/1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻3, समझ में आ रहा है। तो 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, समझे। तो ये 1 लीटर की वैल्यू यहाँ पे ऊपर में पुट कर रहा हूँ, ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा यूनिट्स में ये कन्वर्ट करने के बाद वर्क डन जरा सोचता है, वर्क डन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल FDX बराबर व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन ऐसा यूनिट, न्यूटन, ओके वेरी नाइस। एंड डिस्प्लेसमेंट का समझ में आ रहा है, तो फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर को प्यार से हम लोग बोलते हैं जूल्स। क्या बोलते हैं, नहीं पता होगा तो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब अगर तुम लोगों को नहीं आता तो वो मेरा लुकआउट नहीं, वो फिजिक्स में पूछने का, ठीक है। बट ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गए, ठीक है। अब इसमें हाँ मतलब एक्चुअली मेरा रुकावट नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ कन्वर्जन का फैक्टर याद रखना है। वो बुक्स में भी अगर देखोगे ना, जनरली ये डेरिवेशन एंड ऑल ऐसे कुछ नहीं रहता, सिर्फ कन्वर्जन का फैक्टर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो भाई, 10⁻³ से 10⁵ मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा, 10⁻² बचेगा, ओके। मीटर क्यूब और मीटर क्यूब इनवर्स, सॉरी मीटर क्यूब
क्या बोलेंगे इसको भी इनवर्स में, ठीक है छोड़ा, मीटर रेस टू -2। हाँ, तो क्या इसको लिखने का, ये कैंसिल और ये कैंसिल, समझ में आ रहा है। तो यूनिट क्या बच रहा है, न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर इज कॉल्ड एज जूल्स। ये समझे पक्का। तो फाइनली यहाँ पे 10⁻² बच रहा है, 10⁻² मतलब 100 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 101.325 बराबर। तो यहाँ पे हम लोग 101.3 लिखते हैं न्यूटन मीटर, विच इज नथिंग बट 101.3 जूल्स। कन्वर्जन फैक्टर समझ में आ रहा है। तो फाइनली तुम लोगों को इतना ही याद रखना है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल्स। ठीक है, अब तुम्हारी लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करता। एटमॉस्फेयर की तरह प्रेशर का और एक कॉमन यूनिट है, कौन सा है, प्रेशर का और एक कॉमन यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं वो तो न्यूटन मीटर ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। बार क्या रहते हैं, आइसोबैरिक। तो 1 लीटर बार ऐसा अगर यूनिट आया तो तुम लोगों को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों यूनिट कन्वर्जन एज इट इज याद रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर बाद में डेरिवेशन यूनिट्स मैटर नहीं करेंगे, इतना याद रखोगे तो ठीक है। लिख दो, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इसके बाद चलो अब देखो भाई और एक क्वेश्चन। ठीक है, तुम लोगों को फॉर्मूला समझ में आया, -p डेल्टा v क्यों आया, माइनस क्यों लगा वो समझ में आ रहा है। यूनिट कन्वर्जन कर पाओगे तो लेट अस से 5 लीटर एटमॉस्फेयर को अभी जूल्स में कन्वर्ट करने बोल दिया, वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इनटू मल्टीप्लाइड बाय 101.3। ठीक है, तो कितना होगा, अरे ये 5 लीटर एटमॉस्फेयर को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई करके रख दो, आप यूनिट कन्वर्जन करके रखो 06.5। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ तो। ओके, अब एक क्वेश्चन, चलो देख तुम्हारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, करता है कि नहीं। क्वेश्चन, pressure and volume। ठीक है, this is 2 liter, this is 10 liter, this is 4 atmosphere। ठीक है, फाइंड वर्क डन इन जूल्स। ठीक है, करो, अब देखते हैं कौन आंसर दे पा रहा है इसका। हाँ, क्वेश्चन समझा, भूमिका करो सॉल्व, देखते हैं दिमाग चलता है क्या। दिख रहा है ना, वो मुझे नहीं पूछने का, खुद से करने का, मैंने पूरा डेटा दे दिया है। बेटा वहाँ पे बीच में गैप पे देखो, तुम्हारा ऐसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा है। अबे एक चमार दूंगा ना मैं, भगवान से तो डर। कितना आ रहा है, 3241.6 बराबर है, करेक्ट। हाँ बट मतलब वैसे गलत है फिर भी, बट नंबर करेक्ट है, ठीक है चलो। नेगेटिव तो वो अभी कहीं इतना बोलने के बाद तो कितना ही मतलब और कहीं चेंज होगा ना, नंबर सही है तो सिर्फ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही है, नेगेटिव तो बोलने का अभी मेरे को विश्वास नहीं है। देखो देखो ऊपर ऊपर नहीं, अरे ऊपर लिखा था नहीं ना, अभी मेरे सामने चेंज करके वो बोल रही ऊपर है, लिखा था वो मैंने देखा था, बट मैंने नीचे का फाइनल आंसर देखा। हाँ नेगेटिव, हाँ
चलो जिन लोगों का दिमाग नहीं चल कर ना कुछ सॉल्व कर। अब देखो भाई यहाँ पर, हाँ अब पहली बात ग्राफ रीड करना समझ लो। सब जन अभी बातें बंद, यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले ग्राफ रीड करना समझ लो। यहाँ पे प्रेशर कितना है, 4 एटमॉस्फेयर है, एंड वो प्रेशर चेंज हो रहा है कि सेम रह रहा है? सेम रह रहा है। दिख रहा है वो, मतलब हिल रहा नहीं है, ऐसे एकदम 4 एटमॉस्फेयर के लाइन पे ऐसे मस्त एकदम सीधा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम इनिशियली कितना था? 2 लीटर था, दिख रहा है ऐसे नीचे, एंड फाइनली कितना बन रहा है? 10 लीटर बन रहा है। समझे? तो 2 लीटर इज योर इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम? इनिशियल V1 एंड 10 लीटर इज V2 फाइनल। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर देखो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, एंड P कितना दिया है? 4 इनटू वॉल्यूम कितना है? फाइनल V2 कितना है? 10, एंड ये V1 -2। समझ में आ रहा है? 10 -2, तो अपना ये -4 इंटू 8, आंसर कितना आया? -32। यूनिट क्या आया? लीटर एटमॉस्फेयर। इसको कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल्स में। समझे? तो -32 समथिंग। ओके, समझा? ये समझे क्या? पक्का? अब इसे निकालने के लिए और एक सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान देंगे। हम लोग निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या निकालते हैं? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये कर्व दिख रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन, इसका एरिया निकालने का। ये क्या बना, कौन सा शेप बन रही है ज्योमेट्री का? रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेड, जो बोलना है वो बोलो। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड करूंगा तो 4 इंटू 8, गलती से 10 मत बोल देना, वो 2 और 10 के बीच का गैप ना। समझ में आ रहा है? तो 4 इंटू 8, समझा? फिर बाद में नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव साइन है, उसके लिए क्या देखने का? तो ये देखो, ये प्रोसेस इधर जा रही है, एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा आता है एक्सपांशन में वर्क डन नेगेटिव रहता है, कंप्रेशन में पॉजिटिव रहता है। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रोसेस ये हो गया हमारा आइसोबैरिक। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक का मीनिंग क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम। वेरी नाइस, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर 10 लीटर है तो फाइनल वॉल्यूम भी 10 लीटर है, तो डेल्टा V 0 या फिर dV 0। वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला हमारा क्या है? अभी मैं यूनिवर्सल फॉर्मूला वर्क डन का जब मांगूंगा तुम लोग ये बोलोगे, नहीं, ये बोलोगे W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV। समझ में आ रहा है? नाउ इन आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? अपना दिमाग लगाओ, सारा डेटा वहां पे ही है, बताओ। हाँ, हाँ, 0 कितना आएगा? 0। dV 0, dV यहाँ पे पुट करोगे, P इंटू 0 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 0, वर्क डन इज 0। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, खुद से आंसर्स निकालना सीख लोगे, मतलब वैसे सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे घंटा लाएगा लोगों को। तो इधर आंसर क्या रहता है? 0। व्हाई? बिकॉज dV इज 0। समझा? नेक्स्ट। कृषा, अक्षरा, क्या हो रहा है? दो लीटर किधर लिख रहा हूँ? चलो भाई, व्हाट इज द वर्क डन?
व्हाट इज द वर्क डन? ठीक है, क्या हुआ? हाँ, फाइंड वर्क डन, क्या हुआ? हाँ, कैसे कैसे? अरे मैं कैसे पूछ रहा हूँ अभी, तो कैसे? तो इसमें क्यों जीरो? देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वेरी नाइस। ए दिख रहा है कि वॉल्यूम एक्सिस सीधा का सीधा है। ध्यान दो भाई, ग्राफ रीड करने आना चाहिए तुम लोगों को। ग्राफ रीड करना एक बेसिक स्किल है जो तुम लोगों को आगे जाके मेडिकल में भी काम आएगी। ठीक है, वो ऐसे ऊपर नीचे कुछ तो होता है ना, वो मुझे रीड करने आता नहीं है। ठीक है, हाँ, बट स्टिल तो ठीक है ना, मतलब वहां पे भी मतलब तुम लोग वही सब देखते हो, चेंज वेंज, ठीक है, कि कितना ऐसा चेंज हो रहा है, कितना ऊपर नीचे गया, ज्यादा ऊपर नीचे गया मरने वाला है। ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मर गया है। ठीक है, तो देखो समझो बैठ इधर। तो यहाँ पे भी देखो, ये वॉल्यूम एक्सिस पे चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वो 5 लीटर था, 5 लीटर ही रह रहा है ना थ्रू आउट द प्रोसेस, तो चेंज इन वॉल्यूम इज 0, डेल्टा वी इज 0, वर्क डन इज 0। समझ पा रहे हो? यहाँ पे नीचे लिखना खुद के वर्ड्स में, डेल्टा वी इज 0 एज नो चेंज इन वॉल्यूम इज देयर, देयरफॉर वर्क डन इज 0। समझा? ग्राफ रीड करने आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, थर्ड प्रोसेस। क्या इतनी दिक्कत क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, बराबर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब इनिशियल टेम्परेचर अगर 25 था तो फाइनल टेम्परेचर भी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू, इसमें कोई भी दिक्कत? अब ध्यान दो, समझो। तो इसमें 2 कंडीशन आ सकती है। ठीक है, एक कंडीशन हम लोगों की पढ़ के हो गई है, दूसरी वाली अभी अपने को पढ़नी है। एक रहती है इररिवर्सिबल, दूसरी रहती है रिवर्सिबल। इररिवर्सिबल मतलब कौन सी कंडीशन? ये ली यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर, बराबर। तो इररिवर्सिबल मतलब कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर, एंड रिवर्सिबल मतलब वेरिएबल प्रेशर। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, कांस्टेंट प्रेशर की डेरिवेशन फटाक से करो। वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला, ओके, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2। समझ में आ रहा है? ओके, इसकी डेरिवेशन करो। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। फिर बाद में dv का इंटीग्रेशन v, बाद में v2 माइनस v1, बाद में डेल्टा v माइनस p डेल्टा v। हाँ लिखो, चलो करो खुद से। हाँ, डायरेक्ट अगर तुम लोगों को आ रहा है तो डायरेक्ट माइनस p डेल्टा v लिख के खत्म करो। हाँ, तो आ रहा है क्या देखो ना एक बार लिख के, ऐसे मतलब हो गया। जो बेसिक फॉर्मूला वो सेम ही रहेगा क्या? इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला ओरिजिनल माइनस p डेल्टा v दोनों जगह पे सेम ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवर्सिबल में वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? माइनस, बोलो बे, अरे हाँ, बाकी सब लोग रुको, ये मतलब तुम तो बोल रहे हो, बाकी लोग सब जन। ठीक है, वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम। ठीक है, ये ऐसे बोल बोल के याद होते हुए। ठीक है, घर पे जाके बुक्स तो ओपन हो रही नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे बोल बोल के। ठीक है, ओके, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं क्या? नहीं, सब जन ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसमें प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करना है। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। देखो तुम लोगों ने इंटीग्रेशन कैसे पढ़ा है, ध्यान दो, तुम लोगों ने इंटीग्रेशन ऐसे पढ़ा है ना, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx। हाँ, x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1, बराबर। बट तुम लोगों ने ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? नहीं।
इसे बोलते हैं मतलब दो डिफरेंट फंक्शंस है यहाँ पे, एक फंक्शन है y और दूसरा फंक्शन है x। जरा ध्यान दो, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग फंक्शंस है, तो ऐसे दो अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इंटीग्रेट करने के लिए अपने को क्या लगता है? सेम फंक्शन लगता है। पहले दिक्कत क्या आ रही है, समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोगों को प्रेशर को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा? वॉल्यूम के। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? अच्छा हाँ, वेरी नाइस। प्रॉपर रिलेशन बताओ, प्रॉपर। केमिस्ट्री के फॉर्मूला बताओ बे। बाकी प्रेशर इज मास बाय नहीं, वॉल्यूम ना। फोर्स केमिस्ट्री में कभी यूज होता ही नहीं है। ये चाड़ दूंगा ना मैं। हाँ नहीं किधर? अच्छा बीबी एनआरटी वाले यूज। हाँ नहीं, हाँ ओके ठीक है, बट वो नहीं यूज करना है। आया अपना हमेशा वाला फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू क्या बे तुम लोग क्या कर रहे हो वैसे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बराबर। तो पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय बी। तो ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया हम लोगों ने। दिख रहा है एनआरटी बाई वी, प्रेशर इज एनआरटी बाई वी, तो वो वहाँ पे लिख देते हैं। तो W इज इक्वल टू W is equal to minus integration of nRT by V, बातें बंद, dV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 to V2। अब ध्यान दो भाई, कंटेनर हमेशा क्लोज रहता है। अब खाना पीना बंद कर दो तुम लोग, हंगर स्ट्राइक, ठीक है। अब है देखो भाई, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स, बस। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस एनआरटी बाई वी डीवी बराबर। तो इसमें कंप्रेशन कर रहे हो या फिर एक्सपांशन कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे हैं ना। अंदर नंबर ऑफ मोल्स गैस सेम रहेगी, तो n कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। r क्या है? कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। t क्या है? कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या बन रहा है? W इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डीवी। अगर किसी को नहीं पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx लिखा जाता है ln ऑफ x। पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? ln क्या रहता है? ln क्या रहता है? ln हाँ नहीं, हाँ 1 बाई नहीं, क्लोज इनफ नहीं, हाँ log टू द बेस e रहता है। क्या रहता है? log टू द बेस e। समझ में आ रहा है? ठीक है। नॉर्मली हम लोग कौन सा log यूज करते हैं? log टू द बेस 10 यूज करते हैं। ये क्या है? log टू द बेस e, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग पुट करेंगे, बातें बंदा, माइनस nRT माइनस, सॉरी माइनस वापस क्यों आ रहा है? तो ln v, ये समझ में आ रहा है? 1 बाई एक्स dx इज ln x, तो 1 बाई v dv इज ln v, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट क्या है? v1 टू v2। लिमिट अप्लाई करने में हेल्प करो भाई, लिमिट अप्लाई करने में हेल्प करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस nRT, बताओ ना। हाँ ln v2 माइनस ln v1। समझ में आ रहा है? लॉग में जब माइनस करते हैं, log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है? log ऑफ a बाई b। ये रूल पढ़ा है, log ऑफ a बाई b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। नहीं, लॉग ही नहीं सिखाया। ओके ठीक है, तो मेरे से सुन लो, ध्यान दो, चलता है कोई नहीं। और बस। अब यहाँ पे ये एक रूल है, संजना, बस ln a माइनस ln b। याद रखना, लॉग में जब कभी दो नंबर्स का डिवीजन होता है, ठीक है, तो एक्चुअली वो दोनों लॉग्स का सब्ट्रैक्शन रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो log ऑफ a बाई b इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। या फिर log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज log ऑफ a बाई b। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है log ऑफ v2 माइनस log ऑफ v1 है, तो ये क्या बनेगा? log ऑफ v2 बाई v1। समझ पा रहे हो? पक्का ना? ये a और b है, तो ये a बाई b होगा, तो ये v2 माइनस v1 वो v2 बाई v1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है माइनस nRT ln ऑफ v2 बाई v1, ठीक है। ये बन गया अपना W का फॉर्मूला। अब एक छोटी सी और एक चीज,
हम लोग log टू द बेस e यूज करते हैं या log टू द बेस 10 यूज करते हैं? log टू द बेस 10 यूज करते हैं। जनरली हम लोगों को जो डेटा दिया रहता है वो किसमें रहता है? log टू द बेस 10 में, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट log टू द बेस e इनटू log टू द बेस 10? देखो भाई, ln ऑफ x मतलब log टू द बेस e, चाहिए तो ऐसे लिख देना, log ऑफ x टू द बेस e इज 2.303 log टू द बेस 10, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो याद रखो, ठीक है। हाँ, मतलब अगर तुम लोगों को ln x को log ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है, सॉरी log ऑफ 10 को अगर ln x में कन्वर्ट करना है तो log ऑफ 10 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303। समझ में आ रहा है? तो 2.303 से मल्टीप्लाई करने का। तो वैसे ही यहाँ पे ये ln को अगर मुझे log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस nRT log इनटू 2.303 log v2 by v1 टू द बेस 10। ये समझ में आया? ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब अपने पास मतलब हम लोगों को मैथ्स है नहीं, हम लोगों ने उसको निकाल दिया है, ठीक है। तो इधर पे ऐसे ही मतलब समझ के लेना, मतलब याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखनी है। अब ध्यान दो, हाँ, तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया अपना, मतलब दोनों फॉर्मूला था, दोनों फॉर्मूला हम लोगों को यूज करने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अब तो W के दो फॉर्मूला है अपने पास। पहला फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस nRT ln v2 by v1, ठीक है, जब तुम लोगों को ln की वैल्यू दी रहेगी डेटा में, एंड हाँ ये डेरिवेशन है, एंड W का दूसरा फॉर्मूला बनता है माइनस 2.303 nRT log ऑफ v2 by v1, ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बार पढ़ा हुआ है P1 by P2, देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, समझ में आ रहा है? इसको V2 by V1 के टर्म्स में अरेंज करके दो भाई जल्दी, इसे V2 by V1 के टर्म्स में अरेंज करके दो। तो V2 by V1 इज इक्वल टू, वापस एक बार देखो, P1 by P2, ठीक है। क्या बनेगा? V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2, दिख रहा है ये P2 यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई होगा, V1 वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1, ठीक है। तो V2 by V1 क्या बन जाता है? P1 by P2। तो यहाँ पर और W का दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस nRT ln ऑफ P1 by P2, और W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 by P2, ठीक है। लिख दो जल्दी। ठीक है, चलो हो गया, ये डेरिवेशन लिख के हो गई। इट डिपेंड्स ऑन डेटा ना, कि तुम लोगों को एग्जाम में ln ऑफ 2 दिया है या log ऑफ 2 दिया है। हाँ, log की वैल्यू तुम लोगों को एग्जाम में दी हुई रहती है। लेट अस से कि एग्जामिनर ने तुम लोगों को ln ऑफ 2 दिया है, मतलब तुम लोगों को ln का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड अगर log ऑफ 2 दिया है तो तुम लोगों को log वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखो log की जो तुम लोगों को पता नहीं रहेंगी शायद से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसमें थोड़े से log के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो याद रखना है, ठीक है। तो log ऑफ 10, फर्स्ट ऑफ ऑल तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 ये रहता है 0, ये क्या रहता है? 0, ठीक है। ध्यान दो, अगर बेस और उस नंबर का log दोनों सेम रहेंगे तो आंसर क्या रहता है? हमेशा 0, ठीक है। नहीं रुको, माय बैड, हाँ, पहले जो लिखा था वही करेक्ट था, 1 क्या रहता है? 1, ठीक है। हाँ, एंड log ऑफ 1 टू एनी बेस, ठीक है। log ऑफ 1 टू द बेस 10 या फिर टू द बेस e, किधर भी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। log ऑफ 1 टू द बेस e 0, log ऑफ 1 टू द बेस 2, कोई भी बेस रहने दो, हमेशा इसका आंसर क्या रहता है? 0 रहता है। समझ में आ रहा है?
ठीक है, तुम लोगों को लॉग क्या रहता है वो पता है? सुनो सुनो, करेक्ट है। अब देखो बे, ध्यान दो 2:0 क्या रहता है? 1, ठीक है। तो ध्यान दो बे, 2 के पावर में क्या लिखेंगे तो आंसर 1 आएगा? समझा? तो पता है, तो यही लॉग का मीनिंग रहता है, और क्या रहता है मतलब? हाँ, लॉग क्या रहता है? तो इस नंबर के पावर में क्या नंबर आएगा तो ये आंसर आए, मतलब ये पावर टर्म रहती है, इसलिए लॉ ऑफ इंडाइसिस लॉग में अप्लाई होता है। देखो भाई, तुम लोगों ने ये बचपन में कभी तो पढ़ा होगा, a⁻m into a⁻n क्या रहता है? ओके, एंड a⁻m अपॉन a⁻n, ओके, log of a by b is equal to log of a minus log of b, a by b, m by n, m minus n, a minus b। लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग ये पावर टर्म ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। लॉग इज नथिंग बट अ पावर टर्म, ठीक है, कि पावर में क्या वैल्यू रखेंगे। तो log of 1 is always 0। अब यहाँ पे 10 के पावर में क्या रखूं तो आंसर 10 आएगा, 1, इसलिए 10⁻1 is equal to 10। समझा? मतलब ये 10 के पावर में क्या रखेंगे, ये 10 के पावर में क्या रखेंगे तो आंसर 10 आएगा, 1 रखेंगे तो आंसर 10 आएगा। समझे? तो इसलिए log of 10 to the base 10 is 1, ठीक है। या फिर e के बहुत कुछ है, मतलब अभी के लिए अपने को ये फॉर्मूला में यूज आएगा, सिंपल आंसर, ठीक है। तो अब e के पावर में क्या रखे तो आंसर e आएगा। e के पावर में e रख के आंसर नहीं बनाता रे, e⁻1 is e, ठीक है। तो e के पावर में क्या रखेंगे तो आंसर e आएगा, 1। समझा? तो ये 1 क्यों है वो समझ में आ रहा है। अब ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ने का, अभी डायरेक्ट याद रखने का, ठीक है, मेरे को घंटा आने लग गया। अच्छा, e की वैल्यू रहती है 2.71 समथिंग, मतलब ये आगे भी कंटिन्यूएशन में जाते हैं बट राउंड ऑफ करके 2.71 आ जाता है, ठीक है। वो अपने को याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। एंड log of e क्या है? ln है। एग्जाम में वो ln लिख के आएगा, log of e कोई लिख के देगा नहीं, ठीक है। ओके, एंड फाइनली log of 1/x is माइनस log of x, ठीक है। दूसरा एक रूल, log of a into b is log of a plus log of b। तीसरा, log of a by b is log of a minus log of b। चौथा, log of a raised to n is n log of a, ठीक है। ये कुछ रूल्स है जो तुम लोगों को पता रहने चाहिए, लिखो जल्दी। लॉग के ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता रहने चाहिए, बात खत्म। अब चलो भाई, अब सब जन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन व्हेन 64 grams of oxygen gas, बातें बंद, oxygen gas is compressed from 10 liter to 5 liter volume at a constant temperature of 27 degrees Celsius isothermally। कांस्टेंट टेम्परेचर लिख के आइसोथर्मली कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस रिवर्सिबली, ठीक है। ओके, तो ये रिवर्सिबली ऐसे लिखा हुआ जब रहेगा तो तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? माइनस nRT ln ऑफ
V2 by V1, समझ में आ रहा है? वो रिवर्सिबल कंडीशन का ही फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। गिवन दैट ln of 2 is 0.7, एक्चुअली इसका आंसर ln of 2 का रहता है 0.693, मैंने राउंड ऑफ करके दे दिया है, ठीक है। हाँ, फाइंड वर्क डन इन जूल्स, सॉरी यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, इन जूल्स। अब ये बहुत सी बार वैल्यू दी रहती है, बट बहुत सी बार वैल्यू दी नहीं रहती। वैल्यू ऑफ R इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। किसी को याद है इसको हम लोगों ने एक ट्रिक बना के रखी थी, क्या रखने लिखने का? 8.314 को क्या लिखेंगे, एक ट्रिक बना के रखी थी, नहीं याद है, ओके। तो 8.314 कैन बी रिटन एज 25/3, क्या लिख सकते हैं हम लोग? 25/3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.33, 8.31, 8.33, 19-20 का फर्क, समझा? अगेन ln ऑफ 2 जो है वो 0.693 रहता है, मैंने राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। एग्जाम में भी 0.693 को राउंड ऑफ करके 0.7 ले लेना, ठीक है। सॉल्व करो। ln दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ln V2 by V1, एंड वॉल्यूम दिया है तो V2 by V1 यूज करोगे। प्रेशर दिया रहता है तो P1 by P2, ठीक है। सब जन सॉल्व करो, n निकालना है हम लोगों को, कुछ तो निकालो। क्या घटिया बुक है, पूरी डायग्राम हिल गई है। ये पूरे बुक में ही है ऐसा है, ये पढ़ते वक्त चक्कर नहीं आती क्या? बहुत बकवास है, बहुत। नहीं मतलब क्या घटिया प्रिंटिंग है ये, ऐसे पूरा हिला हुआ है ऐसे, ये हर एक बुक में ऐसा है ऑलमोस्ट। एकदम गांजा पी के पढ़ाई की हुई है फीलिंग है ऐसे, सब कुछ ऐसे हिल रहा है ऐसे। हाँ रॉन्ग, रॉन्ग है इतना मुझे पता है। नहीं कौन सा जूल्स है बहन? हाँ अरे मतलब वर्क डन ढूंढते वक्त n जो है वो भी नहीं दिया है, तो पहले n ढूंढना है। हाँ हाँ देखो खुद से सॉल्व करो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ये बायोलॉजी में ये सब पढ़ने में कंटाला नहीं आता क्या तुम लोगों को? चलो हो गया होगा, अभी ध्यान दो यहाँ पे। पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। वो निकालेगा किसने? गिवन मास अपॉन मोलार मास, 64/32, 32 लिया तो 2 मोल्स आ गए। ओके तो W इज इक्वल टू, ध्यान दो अभी, चलो W इज इक्वल टू -nRT ln ऑफ V2 by V1 माइनस n की वैल्यू आ गई 2, R की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर हाँ 300 केल्विन इनटू ln ऑफ V2 by V1। ध्यान दो ln ऑफ V2 कितना है? 5 है, एंड V1 क्या है? 10 है, तो ln ऑफ 1/2, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया, बिकॉज R की वैल्यू केल्विन में, हमेशा हम लोग टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं। अब ये ln ऑफ 1/2 है, ये समझ पा रहे हो? V2 by V1, V2 अपना 5 है, V1 अपना 10 है, तो ये ln ऑफ 1/2 है, बट तुम लोगों को वैल्यू किसकी दी है?
ln ऑफ 2 की दी है, तो अभी जरा ऊपर जाके देखो कि हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखो ये हो गया -2 इंटू ये 100 कर दूं क्या मैं, तो ये 2500 हो गया इंटू ln ऑफ 1/2 कैन बी रिटन एज माइनस ln ऑफ 2। ऊपर जो फॉर्मूला लिख के दिया ना ग्रीन में, उसमें ln ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x दिख रहा है क्या? log ln दोनों सेम रूल्स, क्योंकि log मतलब log टू द बेस 10, ln मतलब log टू द बेस e, उतना ही फर्क है। ये समझा? अब फिर बाद में माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5000 इंटू ln ऑफ 2, तो ये कितना हो गया 3500 जूल्स। तुम्हारा माइनस आंसर था जो भी था। हाँ हाँ, अरे वही तो बोल रहा था। कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ध्यान दो। अब यहाँ पे ये आ रहा है ln ऑफ 1/2 बराबर ln ऑफ 1/2, बट हमें वैल्यू क्या दी हुई है ln 2। तो अपना ln का एक रूल है, ln ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x। ऊपर जरा चेक करना, ठीक है? तो 1/2 को मुझे 2 में कन्वर्ट करने के लिए मैं -2 लिखूंगा, मतलब माइनस ln ऑफ 2 लिखूंगा। ये समझे? ठीक है, ओके, लिख दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ कैलकुलेशंस भी नहीं थे, सब कुछ डेटा दिया हुआ था। ठीक है, सिर्फ एक जगह पे ये रूल अप्लाई करना था। ठीक है, धीरे धीरे ये हम लोग पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, सॉरी और एक क्वेश्चन नहीं, हीट, हेडिंग लिखो हीट। क्या PYQ छोड़ दे, रुको, और एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो PYQ लेवल का देखते। अभी वो तुम मैंने लिखा, फिर बाद में तुम लोगों ने बोला कि और एक क्वेश्चन, तब क्या कह रहे थे? अब नहीं, वो देखना भी नहीं है ना, वो टाइम पास ऐसे ही कुछ तो तुम रोज क्यों चेक कर रहे हो? अरे शादी अभी तो हुई नहीं है यार, वही तो। दिखा, आर की वाली दी हुई दिख रही है? ठीक है, करो सॉल्व। बट इसमें ln की वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो दी थी वही है भाई, तो जरा क्वेश्चन को देखो ना पहले। तो ln ऑफ 2 ही है इसमें यूज होगा। ठीक है, चलो करो, चलो टाइम्स अप। आप ध्यान दो, ए मेरे गधो, यहाँ पे जरा, नहीं सुनो सुनो, पहले नहीं आएगा तुम लोगों को, मतलब अरे निकाल के कुछ मतलब ही नहीं है, रुको तो। देखो यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है? ए सुनो पे, लिखना बंद। हाँ रुको जरा, यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है? एक चमार दूंगा ना, पूरा बताओ। ए रुको ना बे, एक्सपांशन प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है? एक्सपांशन। एक्सपांशन में वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव? एक ही आंसर है ए, कौन सा बी निकाल रहे हो भगवान जाने। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तुम लोगों को क्या लग रहा है 1 मिनट में तुम लोग सच में इतने कैलकुलेशन कर पाओगे? पर मिनट एक क्वेश्चन करना रहता है, तो थोड़ा दिमाग नाम की चीज यूज करनी है अपने को। तुम लोग डायरेक्ट, मतलब तुम लोग समझ में आ रहा है ऐसे, मतलब जो पढ़ाया वही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसके पहले का कुछ अप्लाई नहीं हो पा रहा है। आंसर वहां पे आ गया ना भाई, एक्सपांशन है, नेगेटिव एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर आंसर, खत्म। किधर क्या सोचना है? क्या फ्रॉम 20 to 10? P1/P2 अप्लाई करना है, वे प्रेशर ए गधो, सेम टू सेम पहले जैसा करने लग गए ना तुम लोग एकदम।
हाँ माइनस वाइनस लगा के सालो फॉर्मूला भी गलत अपने रोने आ गया मैं आँख से आंसू आ जाएंगे मेरे अभी। तुम लोगों को मेरी भावनाएं समझ में आ रही है ना? तुम लोगों ने सब कुछ सेम पहले जैसा किया बट प्रेशर दिया है तो P1/P2 अप्लाई करना है फॉर्मूला, मतलब वो भी चेंज नहीं कर रहे हो तुम लोग तो। अरे तो सेम मेरी भावनाएं हर्ट हो रही है अभी। हाँ रुको, लास्ट लेक्चर में मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दिया है, उसमें वर्क डन में लिख के दिया है कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव रहता है, एक्सपांशन में वर्क डन, इसमें एक्सपांशन हो रहा है वर्क डन, उसने अभी तक एक्सपांशन भी रीड किया था, अब भी उसने रीड किया जब मैंने ऐसे दिखाया, एंड दैट इज योर आंसर। हाँ बट क्यों इतना रामायण? अगर तुमको एक शब्द से आंसर पता चल रहा है, अरे समझ में आ रहा, टाइम मैटर करेगा ना वहां पे, समझे? अब जैसे कि इसके पीछे वाले ये क्वेश्चन आएगा, हाँ बट छोड़ो ये अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना पड़ेगा, बाद में करते हैं कभी, तो बाद में मतलब बाद में। हाँ ये देखो ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? नहीं दिख रहा है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, बाकियों को भी सोचने दो। अब चलो भाई आइसोथर्मल मतलब आंसर मतलब 1 2 3 ऐसे बताओ किधर मैच करोगे? 1 का 2, आइसोबैरिक सॉरी आइसोकोरिक 3, आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक, खत्म। नीट लेवल पे मस्त 1 मिनट पे आंसर आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? तो बस तुम लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे बेसिक पता रहना चाहिए, जैसे कि ये अभी तक नहीं पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा नहीं है। हाँ मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा? A B C D, ठीक है? अभी इसमें जूम आउट करते हैं, रुको शांति। काइकू अगर कुछ मुझे घटिया आंसर मिला ना तो बहुत मार खाओगे। हाँ बताओ, चलो हैंड रेस करेंगे, ऐसे नहीं जानवरों जैसे आंसर नहीं देने के। मैं बताऊं, मैं पूछूंगा तब हैंड रेस करेंगे, ठीक है? जिन लोगों को ए आंसर लग रहा है हैंड रेस करो। अभी तो 10 जन ए बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के। हाँ मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, ठीक है? किसको ऑप्शन ए लग रहा है? 2 जन को। ओके हो गया, कॉन्फिडेंस निकलेगा सबका। हाँ ठीक है, तुम लोगों का हैंड रेस कर दो, नीचे कर दो, ठीक है? ऑप्शन बी किसको लग रहा है? ऑप्शन डिस्कशन नहीं, ऑप्शन सी किसको लग रहा है? एंड ऑप्शन डी किसको लग रहा है? ओके, वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व। सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया कहाँ पे है? अभी ए वालों का आंसर करेक्ट था। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? एकदम घटिया से घटिया क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूला भी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। अभी तक 2 वर्क के क्वेश्चंस देखे, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है क्या? नहीं, बट थोड़ा ऐसे अपना दिमाग ओपन करो ऐसे अच्छे से तो समझेगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो पहले इसको जूम कर दो, इतने दूर से देखते वक्त मुझे दिक्कत हो रही है। करो जल्दी, सॉल्व करो सारा सॉल्विंग। हर टाइम एक ही लॉजिक अप्लाई करते बैठो यार तुम लोग। अब ये भी एक्सपैंड हो है। साइकोलॉजिकली हम लोग ने डिसाइड किया। ये स्टेटमेंट का मुझे अर्थ चाहिए। नहीं मतलब ऐसे होता है ना में कि अगर 2 ऑप्शंस में ए का 2 है तो ए का 2 ही रहेगा। बराबर बात है, फिर लगा देना बराबर 2 है, ए का 2 ही रहेगा। चलो सॉल्व करो, एक चार दूंगा ना सॉल्व करो चलो। अरे
सुनो सुनो, इसमें यूनिट्स अलग है, तो एक बार सॉल्व करो। यूनिट्स नहीं नहीं वैसे नहीं, आंसर बी एंड डी में नहीं। यहाँ पे तुम लोगों को देखो, हम लोगों ने लीटर एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इधर कैसा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब के है, तो वहाँ पे डायरेक्ट वो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। प्रेशर की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करनी पड़ेगी, एंड अपने इसकी वॉल्यूम की वैल्यू मीटर क्यूब में पुट करनी पड़ेगी। फिर यूनिट कैंसिल करके न्यूटन मीटर बचेगा, तो वो जूल या किलो जूल आ रहा है वो बाद में एंडिंग में पता चलेगा। करो, खुद से सॉल्व करो, समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। यूनिट्स लिख के सॉल्व करो। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? अरे रे 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 भाई, हाँ यहाँ पे कोई तो बोल रहा था P इंटू माइनस P इंटू डेल्टा V। ए भाई, कांस्टेंट प्रेशर इज देयर, तो कांस्टेंट प्रेशर में कौन सा फॉर्मूला है? माइनस P डेल्टा V, समझे? तो अभी माइनस P डेल्टा V यूज करना है एंड अलोंग विद यूनिट्स, तो फिर बाद में तुमको आंसर आएगा। देखिए लोखंड का पेन है, ऐसे फेंक के मारूंगा ना ऐसे लगेगा। लिख सॉल्व कर क्या? हाँ ये मैग्नेटिक है ना, चिपकते हैं। हाँ लोखंड है, हाँ लोखंड मतलब आयरन, पता है ना? तो आयरन आयरन बराबर है। चलो अब ए कर रहे हो क्या सॉल्व? करो ना बाबा, करो। माइनस P डेल्टा V, डी ही नहीं, माइनस P डेल्टा V अप्लाई करो, आंसर आएगा। नहीं आ रहा ना ये कैलकुलेशन तुम लोगों को? बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। अब ए देखो बे, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब सब जन यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दो, बस बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे अब P इज माइनस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दो, इनटू डेल्टा V। डेल्टा V में ये क्या है? V2 क्या है? हाँ तो V2 क्या है? 10⁻²। ऐसे करोगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा तुम लोगों को। रादर राइट डाउन 0.01 आता है ना, इतना ये कन्वर्जन आता है। माइनस 10⁻³ क्या है? 0.001, ठीक है? तो दिस कैन बी रिटन एज 0.0, रुको ना, 0.010 दिख रहा है, 0.010 एंड 0.001, तो 10 में से 1 निकाला तो कितना बचा? समझ में आ रहा है सब्ट्रैक्शन कैसे करने का ऐसे टाइम पे? ठीक है, तो तुम लोगों को आंसर मिलेगा माइनस 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 0.09 माइनस नहीं, हाँ 0.09 माइनस 0.09 माइनस में नहीं आएगा क्या? माइनस में नहीं आ रहा है, सॉरी, प्लस, हाँ ठीक है। मीटर क्यूब, अब यूनिट देखो भाई, मीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब इनवर्स, तो ये ऐसे कैंसिल आउट होगा एंड यहाँ पे सिर्फ मीटर बचेगा। न्यूटन मीटर का आंसर क्या रहता है? जूल्स। अब ये हुआ 0.009 एंड ये है 10⁵, तो 10⁵ इंटू 9 इंटू 10⁻³ समझ में आ रहा है? यूनिट क्या बचा है जूल्स में, तो 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, 5 में से गया तो 2 बचा, 9 इंटू 10⁻², 900, समझ में आ रहा है? यूनिट क्या बचा है? जूल्स। तो आंसर किसमें आया? जूल्स में आया, समझे? तो आंसर इज बी, ठीक है। साइकोलॉजिकली, साला ये कौन सा साइकोलॉजी है मुझे समझा नहीं, बट ठीक है, ओके। चलो ये इरेज कर रहा हूँ मैं, ये चाहिए तो बाद में खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है? या फिर किसी ने लिखा होगा तो उससे छाप लेना। हाँ देखो ऐसे भी घटिया क्वेश्चंस आते हैं, ये अभी तक पढ़ा नहीं है बट मैं तुम लोगों को आइडिया दे देता हूँ। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं उसको? एंड नेगेटिव एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? नेगेटिव होना मतलब कम होना, नेगेटिव मतलब कम होना, समझ में आ रहा है? तो डिसऑर्डर कम होना चाहिए। एक फॉर एग्जांपल
सॉलिड आइस आइस है आइस मेल्ट होके लिक्विड बन गया, डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? डिसऑर्डर मतलब डिसोरिएंटेड। आइस क्यूब एक जगह पे पड़ा रहता है, वाटर फैल जाता है, तो डिसऑर्डर कहाँ पे जा रहा है? आइस, हाँ मतलब मेल्टिंग में डिसऑर्डर बढ़ता है, बाद में लिक्विड वेपराइज हो गया तो डिसऑर्डर और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके अब अपने को डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ओके एक्सपांशन ऑफ गैस, गैस एक्सपांड हो गई, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, दो हाइड्रोजन ऐसे एक हाइड्रोजन ऐसे चिपक गया। समझ में आ रहा है? डिसऑर्डर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन आते हैं। पढ़ाई करो, मस्त एग्जाम है, ऐसे क्लियर करने जैसे ऐसे मस्त है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअली आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम लोग अंदर घुस घुस के पढ़ाते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट उतना नहीं, ऐसे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो ये इजीली हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है ना? हाँ हो गया है, चलो ये लास्ट करो फिर बाद में भागो। सॉल्व करो बे, सॉल्व करो। ठीक है, अभी वापस एक्सपांशन ही हो रहा है क्या बे? और एग्जाम में अगर ये ट्रिक काम नहीं आई ना तालो, उधर खून के आंसू रहोगे तुम लोग। ठीक है, करो बे, सॉल्व करो चलो। So with this, we'll stop here. Till then, till next time. Bye bye.